आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे स्टूडियो में विशेष मेहमान के तौर पर हैं अमित महेश्वरी जी, जो एक मध्यम वर्गीय परिवार से आए हुए हैं। ये एक मशहूर टीवी एक्टर हैं। आइए जानते हैं उनके जीवन के विषय में, कुछ बातचीत करते हैं और जानते हैं कि उन्होंने किस प्रकार अपनी सफलता का मुकाम जो टीवी इंडस्ट्री है उसमें हासिल किया। अमित जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार अमित जी, हमारे दर्शकों को सबसे पहले आप ये बताइए कि आपकी शिक्षा कहां पर हुई, आपने स्कूलिंग और कॉलेज कहां से किया? मेरा स्कूलिंग हुआ है नजीराबाद से, विवेकानंद विद्या विहार से मेरा स्कूलिंग हुआ है। और उसके बाद फिर मेरा कॉलेज वीरसिया से हुआ है। उसके बाद फिर मेरा कॉलेज इंदौर से हुआ है। जो आपका जो शुरू में जो स्तर था पढ़ाई का, जैसे हम अमूमन बात करते हैं बच्चों की, तो आप किस प्रकार के स्टूडेंट रहे? अगर हम बात करते हैं एवरेज स्टूडेंट रहे या बहुत ज्यादा पढ़े लिखे, आपका स्कोरिंग अच्छी रहती थी, क्या रहता था? एक्चुअली सही बताऊं तो स्टडी में मेरा इतना मन था नहीं बचपन से ही, मतलब इतना करता नहीं था मैं। और इसी के चलते मैंने कई बार डांट भी खाई, घर पे मार भी खाई, वैसा जैसे कि होता है नॉर्मली। पापा ने कई बार थप्पड़े भी मारे हैं और मतलब घूसे से भी अच्छे से पढ़ाई हुई है बचपन में। और कई बार मैं बंक भी किया करता था स्कूल, जैसे घर से अपन लोग निकल जाते हैं स्कूल के लिए, और कुछ लोगों की टीम हमारी बनी हुई थी और घर से तो निकल गए स्कूल के लिए, लेकिन बीच में ही कहीं इधर उधर निकल गए और फिर स्कूल जाना नहीं। और जब छुट्टी का टाइम होता था उस टाइम पे घर पहुंच गए, बस ये सब किया करता था अधिकतर में। और फिर अच्छे से सब एक दो बार धुलाई हमारी हो गई तो फिर हम स्कूल जाने लगे। आप मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं। फादर, आपके जो पिताजी हैं, उनके विषय में थोड़ा सा बताएं और अपने परिवार के विषय में थोड़ा सा बताएं हमारे दर्शकों को। जी बिल्कुल। मैं एक्चुअली मेरा गांव है गड़ा खुर्द से मैं बिलोंग करता हूं। और मेरे पापा जी जो हैं, एक शॉप है हम लोगों किराने की, तो बस पापा जी शॉप चलाते हैं मेरे, और बस वहीं से मेरी स्टार्टिंग हुई गांव से। मेरे फर्स्ट सेकंड थर्ड मेरा स्कूल गांव से हुआ। उसके बाद फिर मेरा बड़ा वो सब चीजें धीरे धीरे फिर बढ़ती गई। अच्छा, मतलब मध्यम वर्गीय परिवार से आप आते हैं। फिर आपकी जो पढ़ाई है वो अमूमन इंदौर में आई। आपका अमूमन पता है कि जैसे आपने सीए की पढ़ाई भी कुछ समय करी थी। जी। तो जब सीए की आपने पढ़ाई करी तो आपको क्या लग रहा था कि सीए में क्या आपके घर वाले चाहते थे कि आप एक अच्छे चार्टेड अकाउंटेंट बने या अच्छे लॉयर बने, या क्या चाहते थे आपके घर वाले, वो बताइए। एक्चुअली सर, घर वाले तो यही चाहते हैं, सबके मॉम डैड यही चाहते हैं, सबके माता पिता यही चाहते हैं कि आप पढ़ लिख कर एक अच्छे इंसान बनो, एक अच्छी पोस्ट पर जाओ, अच्छी सी जॉब करो। सब माँ बाप का यही सपना होता है। कोई माँ बाप नहीं चाहते कि हमारा बेटा इसी किस फील्ड में चला जाए जहाँ पे फ्यूचर आपका सिक्योर नहीं हो, सब चीजें होती है। तो इसी के चलते बस ये सब हुआ। और मतलब पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि मेरा जो करियर स्टार्टिंग है वो कहाँ से हुआ था, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ जी। मैं 12th मेरा भोपाल से हुआ, मतलब भोपाल से मेरा 12th हुआ। और 12th के चलते ही मुझे मेरी मुलाकात एक एक्टर से हुई। वहां पे एक एक्टर थे जावेद, जिनका नाम था जावेद भाई। वहां पे उनसे मेरी मुलाकात हुई। और पहले मतलब मैं स्कूल में भी ये सब किया करता था, नाटक वगैरह में किया करता था, डांस प्रोग्राम मतलब डांस में पार्टिसिपेट में किया करता था वहां पर। और फिर जब जैसे मेरा स्कूलिंग बढ़ा, मैं भोपाल आया। भोपाल में फिर मैंने एक्चुअली थोड़ा सा ज्यादा मेहनत की थी पढ़ाई के लिए, क्योंकि घर वालों ने बहुत समझाया कि बेटा थोड़ा पढ़ाई करो, ये करो वो करो। तो फिर मैं थोड़ा मेरा मेहनत किया मैंने। और 12th में मेरे सबसे ज्यादा परसेंटेज रहे, मतलब ओवरऑल अगर देखा जाए तो 12th में ही सबसे अच्छे मेरा परसेंटेज रहे थे। और फिर वहां से एक्चुअली मेरी लाइफ थोड़ा सा टर्न हुई। मेरे सपने तो थे ही सही कि यार मैं एक्टर बनना चाहता हूँ। फिर वहां पे जो जावेद जी से मेरी मुलाकात हुई, फिर उन्होंने मुझे बोला कि यार ऐसा ऐसा है एक्टिंग फील्ड। मैंने उनसे पूछा था कि कैसे क्या होता है क्या नहीं होता है, तो उन्होंने मुझे बताया ये सब हुआ। फिर एक्चुअली ये फिर कुछ टाइम बाद वो मतलब कुछ नहीं चलेगा, फिर मतलब मेरा कॉन्टेक्ट उनसे टूट गया था। उसके बाद फिर मैंने मतलब 12th करने के बाद मैंने घर वालों से बोला कि मुझे एक्चुअली एक्टिंग फील्ड में जाना है और मैं एक्टिंग फील्ड में जाना चाहता हूँ, मुंबई में जाना चाहता हूँ। तो घर वालों को कहना ये था कि बेटा पहले कुछ कर लो, कुछ एक पोस्ट ले लो पहले से, एक थोड़ा सा लाइफ सिक्योर कर लो, उसके बाद आप कर सकते हो। तो ये घर वालों को कहना था, तो मैंने ठीक है, मैंने मानना पड़ता है घर वालों को। मैंने ठीक है, फिर मैं सीए करने के लिए फिर मैं इंदौर चला गया। और इंदौर जाने के बाद जब मैं सीए कर रहा था तो उसी दौरान मैंने एक अखबार में एक ऐड देखा, एक थिएटर का वो ऐड था, दिशा थिएटर जिसका नाम था, दिशा थिएटर आर्टिस्ट एसोसिएशन वहां पे। और फिर मैंने उनको फोन किया उस दिन। तो वो होते ना सोए हुए अरमान जाग गए मेरे उस दिन। जी। मैंने उनको फोन किया और फोन करने के बाद फिर मैंने कहा सर ऐसा ऐसा है और मैं भी ज्वाइन करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा आप आइए ऑफिस में मिलिए, सब चीजें हुई और फिर मैंने वो ज्वाइन कर लिया। ज्वाइन करने के बाद सर फिर वो तो फिर स्टार्ट हो गया काम। फिर मैंने घर वालों को बोला कि मैं ये करना चाहता हूँ और मैं ड्रॉप करना चाहता हूँ सीए को, मैं नहीं करना चाहता सीए वगैरह।
फिर थोड़ा मैं उदास हुआ घर पे जब मैं आया तो मोम ने बोला कि ये तू क्यों ऐसे उदास है, क्यों मतलब सही से बात नहीं कर रहा है। तो फिर मैंने उनको बोला कि एक्चुअली मैं इंडस्ट्री ज्वाइन करना चाहता हूँ, मैं बॉलीवुड में जाना चाहता हूँ, मेरे सपने ये हैं, आप लोग के कहने से मैंने सीए ज्वाइन किया था। तो फिर डैड ने भी बोला ठीक है बेटा, अगर तुम करना चाहते हो तो जो तुम्हारी इच्छा है वो तुम करो। जी। तो फिर मैं वो सीए ड्रॉप करने के बाद 6 मंथ मैंने सीए का वो किया, स्टडी किया। उसके बाद फिर मैं मुंबई चला गया था। जी। तो 19 साल की उम्र में आपने जैसे बताया कि 19 साल की उम्र में आप बॉम्बे मुंबई पहुंच गए थे, जी। मतलब एक इंडस्ट्रीज में। जी बिल्कुल। सबसे पहले बताइए कि किस प्रकार की समस्याएं आपको मुंबई के पहुंचते साथ ही आई, और सबसे पहला काम आपको जिसको अच्छा काम हम बोल सकते हैं, टीवी एक्टर के रूप में आप स्थापित हुए या लोग आपको जानने लगे, वह अपॉर्चुनिटी क्या थी और सबसे बड़ी समस्याएं मुंबई में क्या आपको आई? जी बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली सर मुंबई में आपको तो पता ही है, जब मैं 19 साल की उम्र में गया था तो इतना इजी नहीं था मेरे लिए जितना कि मैंने सोचा था। मैं था और मेरे साथ 1-2 दोस्त और थे, एक मुझसे छोटा था, एक मुझसे थोड़ा बड़ा था। तो हम तीनों की शुरुआत वहां से हुई। हम लोग मुंबई गए और एक जो बड़ा वाला दोस्त था मेरा वो तो चला गया था वापस इंदौर वो जी, लेकिन जो छोटा वाला था उसका नाम था आकाश अग्रवाल। तो हम दोनों कुछ टाइम तक तो हम सर के साथ ही रहे, हमारे सर के जो फ्लैट है उन्हीं के साथ रहे। फिर कहीं ना कहीं ऐसा हुआ कि उनकी भी फैमिली थी तो उनके साथ हम ज्यादा टाइम तक नहीं रह सकते थे। तो एक रोज थोड़ा सा ऐसे ही हो गया था, सर का भी मूड ठीक नहीं था। तो फिर मैंने कहा यार क्या किया जाए। उस टाइम पे मेरे फ्लैट लेने की बात भी चल रही थी, मतलब दूसरी जगह हमने रेंट पे फ्लैट लिया हुआ था, लेकिन उसने बोला था कि आप कल सेटल कर सकते हो, मतलब कल आप सेट हो सकते हो फ्लैट के अंदर। तो उस एक रात, मतलब जैसे कल उसने सेटिंग के लिए बोला है और आज की रात हम सर के फ्लैट पे नहीं गए। और उस दिन आप सुनिए ये हुआ कि वो रात मैंने और आकाश ने एक मतलब गार्डन की बेंच पे हम लोगों ने गुजारी, सारी रात हम लोग वहां रहे। और उसके बाद फिर सर ने बोला क्या हुआ, कहाँ मतलब तुम लोग कहाँ चले गए? तो मैंने कहा कुछ नहीं सर, एक फ्रेंड था उसके यहाँ पे चले गए थे हम लोग। फिर उसके बाद हम लोग हाँ थोड़ा सा वो इंटरेस्टिंग एक है वो मेरी लाइफ का हिस्सा, आपको बताता हूँ मैं। जब हम लोग नए नए मुंबई जाते हैं, मुंबई में जाते हैं तो बहुत कुछ होता है कि यार यहाँ जाना है वहां जाना है। तो ऐसे ही हम लोग, मैं और आकाश, मतलब सुबह सुबह का टाइम था, तो मैं और आकाश हम दोनों जूहू बीच पे हम लोग चले गए थे। जूहू बीच पे हम लोग गए और हम लोगों के पास 2 बैग थे। जैसे कि मैंने आपको बताया जिस दिन हम रात को वहां पे सोए हुए थे वो हम लोग के पास 2 बैग थे जी। हम लोग गए जूहू बीच पे नहाने के लिए, हम लोग एक्चुअली जूहू बीच पे गए हुए थे। तो सारे कपड़े हम लोगों ने निकाले और उस बैग में हम लोगों ने रख दिए। उसमें हमारा मतलब पर्स भी था, फोन भी था, कपड़े भी उस बैग में हम दोनों ने रख दिए और बैग किनारे पे रख के और हम जूहू बीच पानी में चले गए और वहां हम लोग मस्ती करने लगे। तो अब जैसे कि मतलब इतना समझदार तो हम थे नहीं, 20 साल की उम्र थी मेरी, तो मुझसे वो 1-2 साल छोटा सर। तो सर अब कुछ लोगों ने देखा कि यार अच्छे मतलब लोग हैं, इनका कुछ फायदा उठाया जाए। तो पता नहीं वहां पे किन लोगों ने हमारा ये मजबूरी का फायदा उठाया और दोनों बैग डाले और हम दोनों से अंडरवियर पहने हुए थे। और बस जब मेरी नजर गई मैंने कहा यार बैग कहाँ है? तो उसने बोला भैया मैंने तो बैग ही रखे हुए थे। मैंने कहा भाई बैग नहीं, तू जाके देख वहां पे बैग। तो फिर हम बहुत घबरा गए सर उस टाइम पे। जी। तो फिर एक वहां पे पुलिस स्टेशन है पास में, कुछ लोगों ने हमें बोला कि आप वहां जाइए और जाके थोड़ा सा हेल्प जो भी हो सकता है। तो फिर हम लोग वहां गए, तो पुलिस वालों के पास गए तो पुलिस वालों ने बोला बेटा यहाँ तो ऐसे ही होता है, तुम अंडरवियर पहन के पानी में मस्ती कर रहे हो, तुम्हारे बैग की वहां कौन मतलब सुरक्षा करेगा, तो तुम्हें ध्यान रखना चाहिए था जी। तो वहां से भी कुछ नहीं हुआ। फिर हम वापस बीच पे आए और बीच पे आके मतलब कुछ होता है ना नेकर वगैरह बेचने वाले बंदा बैठा हुआ था, व्यवस्था बनाई, पैसे तो हमारे पास था नहीं सर जी। तो हम फिर उसके पास गए, मैंने कहा भैया ऐसी प्रॉब्लम है, हम लोग बाहर से हैं और एक्चुअली अभी हमारे पास बस ये है और घर जाना है, प्लीज थोड़ा सा हेल्प कर दीजिए। तो उसने भी कहा नहीं भैया पैसे दो ले जाओ, फ्री में मैं नहीं दूंगा। मैंने कहा भैया कल पैसे ले लेना, हम अच्छी फैमिली से बिलोंग करते। बोले ये जा रहा है दिमाग खराब क्यों कर रहा है? बोले मेरे पास ऐसे रोज आते हैं। अच्छा। तो सर उसने हमें भगा दिया वहां से जी। फिर मैंने कहा बहुत परेशानी में आ गए सर हम कि क्या करें। तो फिर एक भैया थे वहां से, हमने उनसे फोन लिया और हमने घर पे फोन किया कि ऐसी परेशानी हो गई क्या करें। तो अब एक्चुअली घर वालों की याद आती है जब ऐसा कुछ होता है जी जी। तो फिर सर फोन हम लोगों ने घर पे किया तो उन्होंने बोला कि अभी कुछ करो आप और मतलब घर तो पहुंचो, आप सर के पास पहुंचो, वहां पे सर से कुछ हेल्प लो आप। तो फिर सर हमने एक ऑटो वाले से हमने बात की, मैंने कहा भैया ऐसा है कि अभी हमारे पास ऐसी प्रॉब्लम हो गई, पैसे हमारे पास है नहीं, वहां चल के हम आपको पैसे दे देंगे। तो वहां से सर हम लोग निकले, एक ऑटो में हम लोग बैठे और बैठ के हम लोग जो ब्रोकर था जिससे हम लोगों ने घर लिया था उसको हम लोगों ने एडवांस दिया हुआ था, तो उसके पास हम लोग गए, अंडरवियर में सब लोगों ने पहना हुआ था और ऑटो मार्केट में गुजरते मतलब गया तो लोग देख रहे हैं कि यार मतलब क्या है यार, चड्डी पहन के लोग मार्केट में घूम रहे हैं, मतलब ये क्या जमाना आ गया। लोग देख रहे हैं, हंस रहे हैं, बाइक से गुजर रहे हैं, लोग लड़कियां भी देख रहे हैं, बड़ी शर्म आ रही है, लेकिन क्या कर सकते हैं सर। वो सब हुआ, फिर हम ब्रोकर के पास पहुंचे, ब्रोकर को इशारों से बुलाया तो मतलब ब्रोकर भी सोचने लगा पैसा नहीं पा रहा है, फिर उतरा सर, एक्चुअली मुझे उतरना पड़ा और मैं उसके ऑफिस में मतलब गया पास में, मैंने कहा भैया मैं हूँ अमित हूँ। तो वो मेरे पास आया
और आके उसको बताया कि ऐसी प्रॉब्लम हो गई, तो उससे हम लोगों ने 1000 रुपीज लिए। अच्छा। फिर ऑटो वाले को बोला कि भैया मार्केट लेके चलो, वो मार्केट लेके गया। वहां जाने के बाद उसने कपड़े वगैरह हम लोगों के लिए उसने खुद खरीद के लेके आया, कपड़े पहने, उसके बाद फिर हम सर के घर पे गए। ओके, तो ये सब पूरा इंसिडेंस हो गया। जी। चलिए, आपने कई सीरियलों में काम किया है, जी टीवी में भागोवली, ये रिश्ता क्या कहलाता है, बड़े अच्छे लगते हैं। तो आप थोड़ा सा बताएं कि टीवी एक्टर के रूप में आप स्थापित हुए हैं, तो जिस प्रकार से ये जो सीरियल्स आपको मिले या आपकी जो अपॉर्चुनिटी थी, ये क्या बॉलीवुड या हम बात करें टीवी एक्ट्रेस में, तो क्या कनेक्शंस के अकॉर्डिंगली मिले या फिर आपको आपकी मेहनत के दम पर ये धीरे धीरे सीरियल मिलते गए? सर एक्चुअली वहां पे कुछ फैमिली बैकग्राउंड तो हमारा था नहीं जी। सर ने बोला था, सर थोड़ा सा हेल्प करते भी थे हमको, मतलब सर ने तो काफी हेल्प की कि आप वहां जाओ, लेकिन क्या होता नहीं, जब तक आपकी किस्मत में कुछ होता नहीं तब तक कुछ आता नहीं जी। तो हम लोगों ने बहुत मेहनत की, लगभग 1 साल तक तो मेरे पास कुछ भी काम नहीं था जी। और वो जो बंदा था वो तो फिर शायद घर चला गया था, मैं अकेले स्ट्रगल कर रहा था। और 1 से 1.5 साल के बाद मेरे पास एक सीरियल आया जी टीवी का, जिसका नाम था भागोवली। ओके, जिसमें हिमांशु मल्होत्रा लीड कैरेक्टर में थे। तो उनके साथ मेरा पहला सीरियल था, जिसमें मैंने एक स्टूडेंट कैरेक्टर किया था। और वो जैसे कि होता है ना कि बहुत कुछ अचीव कर लिया हो, मतलब फर्स्ट टाइम जब कुछ मिलता है हमको तो बहुत खुशी होती है, जैकपॉट लगता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत खुशी हुई। सब दोस्तों को फोन किया और मैं स्कूल्स में भी फोन किया, तो टीचर वगैरह सबने देखा, बोले बहुत बढ़िया, अच्छा है, मतलब कुछ ना कुछ किया है। ओके, और ये रिश्ता क्या कहलाता में क्या था, थोड़ा बताएंगे? ये रिश्ता क्या कहलाता है, मेरा कैरेक्टर था, वो काफी बढ़िया कैरेक्टर था। मतलब उसमें मैं नैतिक, जो उसमें पहले लीड कैरेक्टर कर रहे थे, लीड रोल में थे, उनका मैंने ड्राइवर का कैरेक्टर मैंने किया था ये रिश्ता के कहलाता में। लेकिन वो एक्चुअली ड्राइवर का कैरेक्टर मेरे ज्यादा टाइम तक चला नहीं, क्योंकि थोड़ा सा क्यूट फेस था, तो वहां से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुई। उन्होंने बोला कि यार ये बंदा कंटिन्यू मतलब नहीं हो सकता है अभी। ओके ओके जी। बड़े अच्छे लगते हैं में भी आपने किरदार निभाया है, और उसमें तो आपने मीडिया रिपोर्टर का शायद किरदार निभाया है। थोड़ा सा बताएं किस प्रकार की चुनौतियां रही, और जब इस प्रकार के जब आपको कार्य मिले और अलग अलग, जैसे आप बता रहे हैं आपको एक ड्राइवर का कैरेक्टर मिला, फिर आपको एक मीडिया रिपोर्टर का कैरेक्टर मिला, तो क्या चुनौतियां आती हैं जब इस प्रकार के जब कैरेक्टर बदलते हैं? प्रोड्यूसर होता है वो आपको कैरेक्टर देता है, टीवी का जो कास्टिंग जो रहते हैं वो लोग देते हैं, तो क्या लगता है चुनौतियां किस प्रकार से आप उनको हैंडल करते हैं? एक्चुअली सर एक्टर का काम यही होता है कि वो हर कैरेक्टर को अच्छे से प्ले कर सके जी। तो उस चीज के लिए मैं पहले से तैयार था। एक्चुअली मैं हर टाइम रिहर्सल किया करता था, मैंने थिएटर तो किया हुआ था जी। तो हर टाइम मैं रिहर्सल किया करता था, अलग अलग कैरेक्टर्स की मैं घर पे प्रैक्टिस किया करता था। तो जब मुझे ये कैरेक्टर मिला तो उसके लिए मेरा एक ऑडिशन हुआ था। उस ऑडिशन में मेरा उन लोगों ने कुछ टाइम बाद मेरे पास फोन आया कि ये कैरेक्टर है, आप कर सकते हो और आप फ्री हो। मैंने कहा हाँ सर बिल्कुल मैं कर सकता हूँ। तो वो कैरेक्टर मैंने किया, और वो कैरेक्टर कुछ थोड़ा सा इंटरेस्टिंग था। उसमें मैं जंजीर जो फिल्म आई थी अभी प्रियंका चोपड़ा और रामचरण जी की जी, उनका इंटरव्यू मैं लेता हूँ। उसमें मैंने एक एंकर का कैरेक्टर किया था, तो उन दोनों को मैं उसमें इंटरव्यू लेता हूँ। मतलब ये थोड़ा सा कैरेक्टर था मेरा उसके अंदर। ओके जी। अफसर बिटिया भी एक आपका था, उसमें किस प्रकार का किरदार आपने निभाया? अफसर बिटिया में मेरे एक मैनेजर का कैरेक्टर था सर। एक थोड़ा सा एक स्टोरी चल रही है, उसमें थोड़ा सा एक सीन था कि होटल के कुछ सीन थे होटल्स के, तो उसमें मेरा होटल मैनेजर का कैरेक्टर था। होटल मैनेजर का मैंने कैरेक्टर किया था। ओके ओके, अच्छा, जैसे बात करते हैं, एक आपने डीडी उर्दू में भी एक आपने कार्यक्रम प्रोग्राम में आपने किरदार निभाया है, और उस किरदार के बारे में भी थोड़ा बताएं कि किस प्रकार का किरदार था और क्या उस सीरियल का नाम था जो दूरदर्शन उर्दू में प्रसारित? जी जी बिल्कुल, डीडी उर्दू पर मेरा सीरियल था ज़ायमा। वो शायद मेरा सबसे बढ़िया कैरेक्टर था, और वो करके मुझे काफी खुशी हुई थी उस कैरेक्टर को करके, क्योंकि काफी लंबा कैरेक्टर था मेरे लिए वो। और उस कैरेक्टर के लिए मैंने 4 से 5 ऑडिशंस दिए थे। और जी, मनीष जी का वो था, मनीष जी का वो जिसका डायरेक्शन कर रहे थे मनीष जी थे, वो मनीष जी और मुकेश जी, उन दोनों ने मेरे लगभग 3-4 ऑडिशन पहले लिए थे। उसके बाद मुझे फाइनल करके उन लोगों ने शूट के लिए बुलाया। तो उसमें मेरा एक ऐसा रहता है कि सर मतलब मेरी फैमिली जो रहती है मोमेडियन फैमिली के ऊपर है वो। मेरी जो फैमिली रहती है वो बिजनेसमैन फैमिली रहती है, ठीक है। तो मेरे मॉम डैड दुबई रहते हैं, और मैं मेरे मामा जी के साथ मैं उनकी फैमिली के साथ रहता हूँ, मतलब मामू जान के साथ में रहता हूँ जी। तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि जब फैमिली आपके ऊपर ध्यान नहीं देती तो बच्चा बिगड़ जाता है। आपके पास पैसा खूब आ रहा है, हर जरूरत आपकी पूरी हो रही है, लेकिन मतलब होता है ना कि घर वाले आपके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो फिर वैसा थोड़ा सा मैं बिगड़ जाता हूँ। वो मेरा कैरेक्टर था। और मतलब एक मोमेडियन एक आदमी रहता है जो जाके मेरे मामू जान से थोड़ा सा शिकायत कर देता है कि आपका बंदा ऐसा करता है वैसा करता है, यहाँ घूमता रहता है, सिगरेट पीता है। तो मैं उसको थोड़ा सा जाके पंच उसको 2-4 मार देता हूँ दोस्तों के साथ, जो कि स्टाइल में होता है, ठीक है। वो मैंने किया, और उसके बाद फिर लेकिन फिर मैं बाद में उस सीरियल के अंदर सुधर भी जाता हूँ, ठीक है। और फिर उस सीरियल में ये होता है सर एक्चुअली कि मेरे मॉम डैड की एक प्लेन क्रैश में मौत हो जाती है, और उसमें आतंकवादियों का हाथ रहता है उस प्लेन क्रैश करने में, ठीक है।
तो वहां से फिर मुझे लगता है कि यार कहीं ना कहीं मतलब अब मुझे कुछ करना चाहिए, मेरे मॉम डैड भी नहीं है और मेरे मामू जान और मामी जान भी मुझे बहुत समझाते हैं कि बेटा आप कुछ सही करो आप। तो उसके बाद फिर मतलब मैं उस थोड़ा सा कैरेक्टर मेरा बदल जाता है और फिर मैं कुछ अच्छे काम करने लगता हूँ। और फिर एक मतलब ये सब करते हुए मेरे दिमाग में एक थीम बैठ जाती है कि यार मुझे मेरे मॉम डैड के जो कातिल हैं उनको पकड़ना है और उनको सजा मुझे करवानी है। तो ये सब चलता है। उसके बाद फिर मैं बहुत मुश्किलों से, बहुत मेहनत से, दोस्तों की मेहनत से, दोस्तों की सहायता से मैं उन लोगों का मुझे पता चलता है कि यार वो कहाँ पे है, क्या मुहिम चल रही है उन लोगों की, वो सब पकड़ता हूँ और उसके बाद फिर मैं उन लोगों को फाइनली पकड़ा देता हूँ। तो मुझे गवर्नमेंट जो है सीरियल के अंदर मुझे पुरस्कार भी देती है, सम्मानित करती है। ओके ओके। अच्छा, ये तो आपने पूरा सीरियल्स के बारे में बताया। कोई मूवी, छोटी शॉर्ट फिल्म्स वगैरह का आपने कोई की है तो उसके विषय में भी हमारे दर्शकों को बताइए। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने शॉर्ट फिल्म्स 2-3 शॉर्ट फिल्म्स मैंने की हुई है। नॉक नॉक मेरी पहली शॉर्ट फिल्म थी जो सीरियल से भी पहले मैंने की हुई थी। Okay. और नॉक नॉक थी, ट्रैप्ड थी, एक बॉन्डिंग थी। तो 3 शॉर्ट फिल्म्स मैंने की हुई है और एक फिल्म भी मैंने की थी जिसका नाम था द भाई, जिसमें गैंगस्टर्स के ऊपर पूरी वो कहानी थी और एक डॉन का मतलब एक गुंडे का छोटा भाई जो रहता है उसका कैरेक्टर मैंने किया था। मतलब मेरा भी मर्डर हो जाता है उस सीरियल के अंदर और खूब पिटाई भी होती है, दूसरी टीम जो आती है फर्स्ट टीम को मारती है, वो सब चलता है। तो ये सब होता है। आपने सोनी चैनल पे सीआईडी पे भी किरदार निभाया है, थोड़ा सा बताएं सीआईडी में आपने, क्योंकि बहुत ही प्रचारित और बहुत ही चर्चित ये धारावाहिक रहा है सीआईडी, और बहुत ही सबसे लंबा धारावाहिक भी हम बोल सकते हैं। तो सीआईडी में आपने किस प्रकार का किरदार निभाया, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए। बिल्कुल, सीआईडी के अंदर मेरा कैरेक्टर ऐसा था, एक्चुअली थोड़ा सा सीआईडी के लिए जब मेरी कास्टिंग हुई थी तो उस टाइम पे क्या हुआ था कि मैं काफी टाइम के बाद मुंबई आया था। मैं एक्चुअली कुछ टाइम से घर पे था, लगभग 6-7 मंथ्स थे। तो मेरी प्रैक्टिस कहीं ना कहीं छूट गई थी। तो होता है ना कि अगर आपकी प्रैक्टिस कहीं छूट जाती है तो आप अच्छे से उस चीज को, उस रोल कैरेक्टर को प्ले नहीं कर पाते हो जी। तो मतलब या बोल सकते हैं कि जहन में वो रोल नहीं होता। बिल्कुल 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 करेक्ट सर। तो वही हुआ, मतलब जैसे ही मैं आया तो एक कास्टिंग में मेरे एक फ्रेंड है, तो उनके थ्रू मेरी कास्टिंग तो हो गई थी वहां पर, लेकिन वो कैरेक्टर जो है परफेक्ट तरीके से मैं पहले वहां पर नहीं कर पा रहा था। तो डायरेक्टर ने मुझे 2-3 रीटेक लेने के बाद मुझे बोला, बेटा अमित इधर आओ बैठो। और उन्होंने मुझे, पहले तो बहुत गुस्सा हो रहा था सर एक्चुअली, क्योंकि काफी रीटेक्स हो गए थे जी। तो उन्होंने मुझे बुलाया, बैठाया कि बेटा देखो ऐसा कैरेक्टर है, आपको ऐसा थोड़ा सा एक्सप्रेशन देने हैं और यहाँ पे ऐसा करना है, वैसा करना है। तो उस टाइम से थोड़ा सा मैं भी मतलब मैंने कहा हो क्या रहा है, क्यों मतलब परफॉर्म क्यों नहीं हो रहा है जी। फिर मैंने उनको बोला, फिर उन्होंने समझाया, फाइनली वो जो चाह रहे थे वो उनको मिल गया। तो ये सब हुआ। उसमें मेरे एंकर का कैरेक्टर था सर, एंकर का जी, सीआईडी में एक एंकर, टीवी रिपोर्टर जो होता है नहीं, टीवी एंकर का जो एंकर का, बिल्कुल टीवी एंकर का मेरा, जैसे कि आप अभी प्ले कर रहे हैं। चलिए बहुत बढ़िया। एक रैपिड फायर राउंड है छोटा सा, आपको छोटे छोटे क्वेश्चन पूछेंगे, आपको हमारे दर्शकों को बताना है। जैसे सबसे पहला अगर हम बात करें कि आपकी फेवरेट फिल्म कौन सी हो सकती है? मेरी फेवरेट फिल्म सर दंगल है, 3 इडियट्स है जी, और ऐसी कई फिल्म है जिनसे बहुत मतलब अच्छा फील आता है, जिनको देखने के बाद मोटिवेशन हम लोगों को मिलता है और मतलब बहुत बढ़िया उनको फील करते हैं फिल्म देखने। फेवरेट एक्टर और एक्ट्रेस की बात करें? फेवरेट एक्टर सर मेरा सलमान खान जी हैं और फेवरेट एक्ट्रेस जो है दीपिका पादुकोण। फेवरेट फिल्म की आपने बात बताई दंगल और 3 इडियट्स। तो ऐसा कोई डायलॉग या कोई ऐसा आपको लगता है कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि आपको लगता है कि हाँ ये डायलॉग मतलब पंच था उस फिल्म का, या ये डायलॉग मुझे बहुत अच्छा लगता है, ऐसा कुछ? एक्चुअली उसमें वैसे तो दंगल के अंदर अगर दंगल की बात की जाए तो आमिर खान जी उसमें मतलब हैं, और आमिर खान जी का मतलब मैं आपको किसी एक डायलॉग्स की तारीफ नहीं कर सकता क्योंकि ओवरऑल फिल्म मिस्टर परफेक्ट थी, ठीक है। तो कोई एक डायलॉग बोल के मैं उनका एक तारीफ करके बाकी फिल्म्स की मतलब वो नहीं करना चाहता जी। तो ओवरऑल फिल्म मुझे बहुत अच्छी लगी, और वैसे तो बात की जाए तो काफी अच्छे डायलॉग्स हैं जी। अच्छा, जो फेवरेट कैरेक्टर की अगर बात करें पूरे सीरियल्स में और इसमें आपका, तो आपको कौन सा सबसे अच्छा लगा? और अगर अदर्स की बात करें दूसरे किरदारों की, तो वो आपको कौन सा अच्छा लगता है? कि बिल्कुल बिल्कुल। वैसे तो अगर मेरे सीरियल्स की बात की जाए तो मुझे जायमा के अंदर जो डीडी उर्दू में मैंने किया था उसमें जो मेरा कैरेक्टर था वो मुझे बहुत अच्छा लगा कैरेक्टर, और बहुत अच्छी तरीके से मैंने प्ले भी किया था उस कैरेक्टर को, और डायरेक्टर ने बोला था कि आप मतलब अच्छा प्ले कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं खुशी भी होती सर कि चलो तारीफ कर रहे हैं सर। अदर्स के लिए अगर बात करें तो? अदर्स की बात की जाए तो मुझे बाजीराव मस्तानी में रणवीर जी का बहुत अच्छा लगा कैरेक्टर, और रणवीर जी की एक्टिंग मुझे मतलब बहुत ही जबरदस्त लगती है, बहुत एनर्जेटिक एक्टर है सर वो, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। वैसे तो सलमान खान जी मेरे फेवरेट एक्टर हैं, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अभी आपका कलर्स पे एक सीरियल आ रहा है इश्क में मर जावा जी जी, इसमें क्या कैरेक्टर है और किस प्रकार का, थोड़ा सा हमें? इश्क में मर जावा सर मेरा स्टार्टिंग जब सीरियल स्टार्ट हुआ था उस टाइम पे मेरा कैरेक्टर था उसमें, तो अभी तो खैर वो सीरियल चल रहा है लेकिन उसमें मेरा अभी कैरेक्टर नहीं है। तो उसमें जब स्टार्टिंग में कैरेक्टर था तो एक होटल मैनेजमेंट का एक बंदा रहता है जिसके आसपास वो कहीं ना कहीं एक स्टोरी जो थी वो घूमती रहती है, ठीक है।
मतलब उसमें कैरेक्टर ऐसा रहता है कि कहीं ना कहीं एक उस होटल के अंदर एक रूम में एक मर्डर होता है, जो एक मतलब उसमें जो लीड में कैरेक्टर प्ले कर रही है वो करती है, तो उसको मैं देख लेता हूँ और उसको मेरे को शक रहता है, तो मैं उससे भागता हूँ, छिपता हूँ। शिमला का वो कहानी है, शिमला की उसकी कहानी हम लोगों ने शूट की थी शिमला में और कुल्लू मनाली में। तो शिमला में छोड़ के भाग जाता हूँ वहां से, मैं होटल का जॉब छोड़ देता हूँ और फिर वो मेरे पीछे मतलब रहती है कि इस बंदे ने देखा है मुझे, कहीं ना कहीं फंसवा सकता है, तो वो मुझे फाइनली पकड़ के और मार देती है। तो ये मेरा कैरेक्टर था। एक पर्सनल निजी क्वेश्चन आपका कि आपकी मैरिड की अगर बात करें तो कब कर रहे हैं, और दूसरा कोई गर्लफ्रेंड वगैरह भी क्या लाइफ में थी, तो उसके बाद थोड़ा सा बताइए। नहीं सर, एक्चुअली गर्लफ्रेंड्स की बात तो मैं भी नहीं कर सकता। मैरिड लाइफ की बताएं। मैरिड कब तक कर रहे हैं? अभी तो सर वैसे कोई विचार है नहीं मेरा शादी करने का। एक्चुअली अभी तो मैं अपने करियर को थोड़ा सा कुछ अच्छा लेके जाना चाहता हूँ, कुछ अच्छा करना चाहता हूँ, कुछ अचीव करना चाहता हूँ, उसके बाद मैं शादी के बारे में सोचूंगा। अभी मैंने शादी के बारे में कुछ सोचा नहीं है वैसे। अच्छा अच्छा, और बात करते हैं आपको, आप स्थापित हुए टीवी एक्ट्रेस के रूप में, तो एक फ्यूचर प्लान की बात करते हैं, या मैं ये बात सीधा सीधा प्रश्न आपसे करता हूं कि अमित माहेश्वरी अपने आप को 5 साल बाद किस जगह पे और कहां देखना चाहता है? बिल्कुल बिल्कुल सर, आपने बहुत सही क्वेश्चन किया है। एक्चुअली अभी तो स्टार्टिंग है करियर की, काफी सीरियस किए हैं, लेकिन जो एक होता है ना मुकाम पाना, वो अभी नहीं मिला है अभी तक। एक्ट्रेस के बहुत कुछ सपने होते हैं कि हमें नेशनल अवार्ड मिले, हमें आईफा अवार्ड मिले, और मैं बहुत सारे अवार्ड्स होते हैं, वो सब हमें उससे पुरस्कारित किया जाए हमें, ठीक है। और बस ये सब है सर, आगे आप लोगों का आशीर्वाद रहा और इंडस्ट्री में आप सभी जनता और सब लोगों का प्यार रहा तो जरूर आगे होगा कुछ नहीं। फिर भी फ्यूचर प्लान अगर हम बात करें कि अमित 5 साल बाद कहां पहुंचेगा, या फिर उसका फ्यूचर गोल क्या है? क्या अगर हॉलीवुड इंडस्ट्री से भी अगर आपको कॉल आता है तो क्या अमित वहां जाएगा काम करने, या अपने स्वदेश में ही काम करना चाहेगा? नहीं सर, वैसे तो मैं बॉलीवुड इंडस्ट्री में ही काम करना चाहता हूँ, लेकिन अगर मेरे पास कहीं से ऐसा कुछ मतलब होता है, कुछ मिलता है, तो जरूर मैं जाना चाहूंगा बॉलीवुड इंडस्ट्री के अंदर, क्योंकि वहां भी बहुत कुछ अच्छा कुछ करने को मिलेगा मुझे। और आपने जैसे कि एक बात की कि आप लाइफ में क्या अचीव करना चाहते हो, तो उसका मैं आपको आंसर देना चाहता हूँ। मेरा जो गोल है, जो लाइफ का एम है, वो सिर्फ एक ही है। वैसे तो बहुत मुश्किल है, लेकिन होता है ना कि मतलब मुश्किल चीजों को ही पाने में मजा आता है। तो मेरा गोल जो है वो ऑस्कर अवार्ड है सर, ऑस्कर मैं पाना चाहता हूँ, और उसी के लिए बस प्रयास कर रहा हूँ और सीढ़ी बाय सीढ़ी आगे बढ़ रहा हूँ सर। एक प्रश्न और है, अंतिम प्रश्न ही मानेंगे इसको, कि जिस प्रकार से जैसे स्ट्रगल करते हैं लोग, पहुंचते हैं मुंबई में और बहुत सारी चीजें होती हैं, क्या मध्य प्रदेश के लिए, आप मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं, भोपाल राजधानी के पास ही आपका गांव है जहां से आप मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं, क्या लगता है कि अगर आप कोई अच्छे से स्थापित होते हैं तो क्या मध्य प्रदेश के लिए कोई ऐसी इंडस्ट्री या फिल्म सेक्टर में जैसे लोगों को वहां परेशान ना होना पड़े, ऐसा कुछ इनिशिएट करेंगे क्या भोपाल में? बिल्कुल सर, मैंने सोचा हुआ है ऐसा कुछ करने के लिए, और मैंने भोपाल के अंदर पहले कुछ टाइम पहले मैंने एक थिएटर ग्रुप भी स्टार्ट किया था, जिसमें मैं चाहता था कि यहाँ के आर्टिस्टों को मतलब मैं कहीं ना कहीं एक मुकाम दे पाऊँ धीरे धीरे, मतलब उन लोगों को जो मैंने सीखा है अभी तक वो मैं उन लोगों को बता पाऊँ। लेकिन उस वजह से एक्चुअली मैं अपने ऊपर फोकस नहीं कर पा रहा था, तो वो मैंने अभी बंद कर दिया था। और मैं जैसे कि आप बात कर रहे हैं इंडस्ट्री में मध्य प्रदेश के लड़कों की या लड़कियों की, जो भी मॉडल्स वगैरह हैं, जो भी एक्टर हैं, वो आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए बस यही है सर कि मतलब उनके लिए मैं चाहता हूँ आगे मतलब वो किस तरीके से बढ़े, और मतलब जैसे कि एक थोड़ा सा मेरा थोड़ा क्लियर हो जाएगा, आगे थोड़ा कुछ हो जाएगा, तो उनके लिए मैं फिर एक मैंने सोचा हुआ है कुछ कि मैं इनके लिए ऐसा कुछ करूंगा, ठीक है, इसलिए कि उनको जैसे जो मैंने परेशानियां सर झेली है, जिस तरीके से मैं परेशान हुआ इंडस्ट्री के अंदर, इतना टाइम मैंने दिया है, और बहुत सारा टाइम देने के बाद बहुत कम मतलब बहुत कम मैंने अचीव किया है, तो इतना टाइम उन लोगों को नहीं लगे सर।